हेलो माई सेल्फ नीरजा सिंह। वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस। आज के वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है मानव प्रजनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक की हम इस वीडियो में शॉर्ट में चर्चा कर लेंगे। क्योंकि मानव लैंगिक जनन द्वारा नई संतानें उत्पन्न करता है, तो सबसे पहले हम लैंगिक जनन को शॉर्ट में डिस्कस करते हैं। लैंगिक जनन, जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, इस प्रक्रिया में हमने पहले भी पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि इसमें दो जनक भाग लेते हैं, जिसे क्रमशः नर व मादा कहते हैं, मेल एंड फीमेल। नर और मादा के जनन अंगों में, जिन्हें हम गोनैड्स कहते हैं, इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और इनमें लैंगिक कोशिकाएं, जिन्हें हम युग्मक कहते हैं, इनका निर्माण होता है। ये लैंगिक कोशिकाएं अगुणित होती हैं, हैप्लॉइड होती हैं। नर में अगर नर युग्मक की बात करें तो नर युग्मक शुक्राणु होता है। मादा में अगर मादा युग्मक की बात करें तो मादा युग्मक अंडाणु उत्पन्न होते हैं। ठीक है। इसके बाद जैसे ही युग्मक का निर्माण कंप्लीट हो जाता है, तत्पश्चात निषेचन की प्रक्रिया द्वारा दोनों ही युग्मक का संलयन यानी मिलना संभव हो जाता है, जिसके फलस्वरूप युग्मनज यानी कि जाइगोट का निर्माण होता है। इस युग्मनज से ही आगे चल करके नई संतान की उत्पत्ति होती है। अब इसमें चैप्टर में कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे जो कि इससे रिलेटेड हैं, जिनको समझना आवश्यक है। जैसे कि मनुष्य एकलिंगी प्राणी है। एकलिंगी और द्विलिंगी को हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो एकलिंगी ऐसे जीव को हम कहते हैं जिसमें नर और मादा युग्मक का निर्माण अलग अलग जंतुओं में होता है। तो ऐसे जीवों को हम एकलिंगी कहते हैं, यानी किसी एक जीव में एक ही लिंग का पाया जाना संभव होता है। दूसरी बात होती है कि यहाँ पर मनुष्य जरायुज है। जरायुज यानी कि विविपैरस, यानी कि ये एक फुली मैच्योर, एक परिपक्व शिशु को जन्म देता है, यानी कि यहाँ पे संतानों का जन्म होता है। तीसरी चीज़ है, मनुष्य में स्पष्ट लैंगिक द्विरूपता देखने को मिलती है। ये शब्द का ध्यान से समझिएगा। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, या जिसे हम लैंगिक द्विरूपता कहते हैं, इसका अर्थ यह होता है कि हम बाहर से कुछ लक्षणों के आधार पर नर व मादा को आसानी से पहचान सकते हैं। इस प्रक्रिया को या इस लक्षण को हम लैंगिक द्विरूपता कहते हैं। अब मनुष्य में जनन प्रक्रिया जो है वो निम्नलिखित चरणों में संपन्न होती है, जिसमें सबसे पहली घटना है युग्मक जनन, गैमिटोजेनेसिस, यानी कि युग्मक का निर्माण होना। दूसरी घटना है वीर्यसेचन, जिसे हम इंसेमिनेशन कहते हैं। तीसरी घटना निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन के नाम से जानी जाती है। चौथी घटना में युग्मनज का निर्माण होता है, यानी जाइगोट बनता है। इसके पश्चात विदलन यानी क्लीवेज शुरू हो जाते हैं। विदलन के बाद अंतरारोपण इम्प्लांटेशन होता है। तत्पश्चात गर्भावधि जेस्टेशन पीरियड के दौरान भ्रूण का विकास होता है और प्रसव प्रक्रिया के द्वारा एक फुली मैच्योर, एक पूर्ण रूप से परिपक्व शिशु का जन्म होता है। तो सबसे पहले हम युग्मक जनन को समझ लेते हैं। युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस, इस शब्द को अगर दो भागों में तोड़ें, गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट मीन्स होता है युग्मक और जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण होना, यानी फॉर्मेशन होना। यानी इस प्रक्रिया में युग्मकों का निर्माण होता है, गैमेट बनते हैं। ठीक है। तो ये जो युग्मक है, नर युग्मक नर जनन अंग में बनेंगे, मादा युग्मक मादा जनन अंग में बनेंगे। और यहाँ पे हमने इसके पहले भी पहले की स्लाइड में बता दिया कि नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। ये पूरे चैप्टर में ध्यान देने योग्य बात है, तो इसे याद रखिएगा। तो जनन अंगों में, या जिसे हम गोनैड्स कहते हैं, इनमें युग्मक बनने की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। या साधारण रूप से आप ऐसे भी इसकी डेफिनेशन बता सकते हैं कि युग्मक बनने की प्रक्रिया ही युग्मक जनन कहलाती है। ठीक है। क्योंकि इनका निर्माण जनन अंगों में होता है, इसीलिए हम कह सकते हैं जनन अंगों में युग्मक बनने की प्रक्रिया युग्मक जनन कहलाती है। युग्मक अगर नर युग्मक, जिसे हम मेल गैमेट कह रहे हैं, जो कि शुक्राणु है, ये नर जनन अंगों में बनते हैं, तथा मादा युग्मक
फीमेल गैमेट जो कि अंडाणु है, ओवम है, ये मादा जनन अंगों में या जनन अंगों में बनते हैं। यहाँ पे जो डायग्राम बना है ये आपके मनुष्य में मादा युग्मक जिसे हम अंडाणु कहते हैं, ओवम, उसका डायग्राम है जो कि बाहर से विभिन्न परतों द्वारा सुरक्षित रहता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये शुक्राणु का डायग्राम है जो कि नर युग्मक है। अगर हम बोर्ड परीक्षा की बात करें तो बोर्ड परीक्षा में शुक्राणु के डायग्राम कई बार पूछे जा चुके हैं। सेकेंड स्टेप है वीर्य सेचन, इंसेमिनेशन। इसकी परिभाषा इस प्रकार से होगी, इस प्रक्रिया में नर अपने युग्म को, नर युग्मक शुक्राणु है, इसको मादा के जनन पथ में स्थानांतरित करता है। और अगर जनन पथ की बात करें तो मुख्य रूप से ये योनि भाग में नर युग्मक को यानी कि शुक्राणु को स्थानांतरित करता है जिससे कि अंडाणु के साथ इसका निषेचन संभव हो सके। थर्ड स्टेप है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। इस प्रक्रिया में नर व मादा युग्मकों के केंद्रकों का संलयन होता है। हम इससे पहले तो जान चुके हैं कि निषेचन की प्रक्रिया में नर और मादा युग्मक मिलते हैं, तो विशेष रूप से नर और मादा युग्मक का संपूर्ण भाग नहीं मिलता, इनके केंद्रकों का ही निषेचन होता है। इस चित्र को ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये एक पूरा का पूरा मादा युग्मक है जिसे हम अंडाणु कहते हैं, और यहाँ पे कई सारे बाहर की ओर आपको दिख रहे हैं इस प्रकार से, ये सारी रचना, ये शुक्राणु हैं जो कि मादा युग्मक के निकट पहुँचे हैं और निषेचन की प्रक्रिया को कंप्लीट करा रहे हैं। अगले स्टेप में जब निषेचन हो जाता है तो इसके फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है जिसे हम जाइगोट कहते हैं, जो कि 2n होता है। ठीक है, निषेचन के फलस्वरूप बनी रचना को हम युग्मनज यानी कि जाइगोट कहते हैं। इस डायग्राम को देखिए, ये है अंडाणु का चित्र है और ये है शुक्राणु का चित्र। ये दोनों युग्मक हैं, ये आधे गुणसूत्र वाले, ये भी आधे गुणसूत्र वाले। इन दोनों के केंद्रकों का जब संलयन हुआ, मिलना हुआ, तो ये रचना बनी जिसे हम युग्मनज यानी कि जाइगोट कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो जाइगोट बना है दोनों युग्मकों के मिलने से ये 2n हो जाता है, क्योंकि दोनों जो युग्मक थे वो कैसे थे, आधे थे, तो ये जो रचना बनी इसे युग्मनज यानी जाइगोट कहते हैं। अब युग्मनज में विभाजन शुरू हो जाता है, तो ये नेक्स्ट स्टेप में जो प्रक्रिया होगी उसे विदलन यानी कि क्लीवेज कहते हैं। युग्मनज में होने वाली एक विशेष प्रकार का जो विभाजन होता है जो कि समसूत्री प्रकार का होता है, समसूत्री विभाजन को हम विदलन कहते हैं। ठीक है, तो युग्मनज के बनने के पश्चात ये एक कोशिकीय युग्मनज ये बंटना शुरू होता है, विभाजित होना शुरू हो जाता है, और ये विशेष प्रकार का समसूत्री विभाजन ही विदलन कहलाता है। ठीक है, और इसी के फलस्वरूप युग्मनज सबसे पहले मोरुला अवस्था, उसके बाद ब्लास्टुला जिसे हम कोरक पुटी अवस्था कहते हैं, इसमें बदल जाता है। इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे जाइगोट का निर्माण हुआ है, तत्पश्चात यहाँ पर विभाजन शुरू हुआ। तो सबसे पहले जाइगोट बीच से बटा, फिर ये 4 कोशिकीय हुआ, धीरे धीरे ये 8 कोशिकीय अवस्था से होते हुआ ये ब्लास्टुला यानी कि इस प्रकार की अवस्था में पहुंच गया, और अंत में ये दिख रहा है कि चारों तरफ कोशिकाएं घेर रखी हैं और बीच में एक खाली गुहा बन जाती है। इस अवस्था को ब्लास्टुला अवस्था या कोरक पुटी अवस्था के नाम से जानते हैं। मोरुला अवस्था में एक ठोस गेंद के समान की अवस्था होती है, जो कि यहाँ पे 8 कोश की दिखाई जा रही है, जहाँ पे बीच में कोई गुहा नहीं है, एक गेंद के समान रचना है जिसे हम मोरुला अवस्था कहते हैं। तत्पश्चात ब्लास्टुला अवस्था आती है, और तीसरी अवस्था गैस्टुला अवस्था के नाम से जानी जाती है, जब जनन परतों का बनना शुरू हो जाता है और बीच में एक गुहा बन जाती है। इसी विकास से होते हुए अंत में शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण शुरू हो जाता है। विदलन के बाद जो अगली अवस्था होती है वह अंतरारोपण यानी कि इम्प्लांटेशन की होती है। तो अभी तक हमने देखा कि ब्लास्टुला अवस्था आ चुकी है, जिसके फलस्वरूप बीच में एक गुहा बन जाती है, खाली गुहा बन जाती है, स्थान होता है, और इसके चारों तरफ कोशिकाएं का एक घेरा पाया जाता है। इसी अवस्था में भ्रूण मादा की गर्भाशय से जाकर के जुड़ जाता है, और भ्रूण का संपूर्ण विकास जो है इसी प्रकार से गर्भाशय की भित्ति से जुड़े हुए कंप्लीट होता है।
तो भ्रूण का मादा के गर्भाशय यानी कि यूटेरस की आंतरिक दीवार से जुड़ने की प्रक्रिया को ही हम अंतरारोपण कहते हैं। अगली अवस्था है गर्भावधि यानी जेस्टेशन पीरियड। तो गर्भावधि निषेचन से लेकर प्रसव तक की समय अवधि को हम गर्भावधि कहते हैं। जब से निषेचन हो जाता है तब से लेकर के जब तक शिशु का संपूर्ण विकास नहीं हो जाता उसके यानी कि प्रसव के पहले का जो भी समय है वो गर्भावधि जेस्टेशन पीरियड में आता है। अगर मनुष्य की बात करें तो ये 270 दिन का होता है यानी कि 9 महीने का होता है। अगली प्रक्रिया जो कि अंतिम है वह है प्रसव यानी कि पार्चुरेशन। इस प्रक्रिया के द्वारा मादा एक परिपक्व शिशु को जन्म देती है। तो शिशु को जन्म देने की प्रक्रिया ही प्रसव यानी कि पार्चुरेशन कहलाती है। यह प्रक्रिया विभिन्न प्रकार के हार्मोन के द्वारा नियंत्रित की जाती है। आज के वीडियो में इतना ही। हम अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।